नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख घटनाक्रम। इस पूरे के पूरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब विश्व के अंदर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे के पूरे विश्व को बदल के रख दिया, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो, चाहे वो राजनीतिक बदलाव हो या फिर आर्थिक बदलाव। इस पूरे के पूरे पार्ट के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। अगर इससे पहले भाग की तरफ बात करूं तो मैंने आप पे यहाँ पर बात करी थी प्रथम विश्व युद्ध की। तो क्यों ना अपन प्रथम विश्व युद्ध को जोड़कर देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से, जिससे हमें चीजें और ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। चलिए, तो यहाँ पर जब मैं पहले बात कर रहा था प्रथम विश्व युद्ध की, तो मैंने चर्चा करी थी पिछले वाले भाग के अंदर कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध था, जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हमें एक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले थे। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध था उसने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े बदलाव की स्थिति लाकर रख दी थी। इस पूरी की पूरी युद्ध के अंदर हम देखते हैं क्या होता है कि सब इस पूरी की पूरी युद्ध के अंदर अब जहां पर भी राजतंत्रात्मक सरकारें थी, वहां हर जगह पर गणतंत्रात्मक सरकारें जो हैं वो पूर्णतः बनने लग गई थी। दूसरी बात हमें देखने को मिलता है कि सब एक राष्ट्र संघ का पूर्णतः निर्माण होता है। राष्ट्र संघ का पूर्णतः निर्माण होता है। तीसरी बात हमें देखने को मिलती है कि ऐसी काफी सारी संधियां होती है जो कुछ देशों के लिए अच्छी थी पर कुछ देशों के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक थी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं वर्साई की संधि की, जो कि जर्मनी के लिए पूर्णतः एक अपमानजनक संधि के तौर पर देखी जा सकती थी। अच्छा, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि साहब जो देश थे उनके अंदर अभी भी कटाव की स्थिति थी। कटाव की स्थिति ऐसी थी क्योंकि जो उग्र राष्ट्रवाद था वो पूर्णतः इतना ज्यादा बढ़ गया था कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद भी अब देशों के अंदर कटाव की स्थिति थी और साथ साथ में एक बदले की भावना थी। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, एक बदले की भावना थी। इनके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मुझे यहां पर देखने को मिलता है कि इन बिंदुओं के अलावा और कौन से पॉइंट्स, तो साहब हमें यहां पर देखने को मिलता है कि अब नए नए विचार जो हैं वो देशों के अंदर आ रहे थे। चाहे जर्मनी के अंदर नाजीवाद की बात करूं, या फिर मैं इटली के अंदर फांसीवाद की बात करूं, या फिर मैं साम्यवाद की बात करूं, रूस के अंदर साम्यवाद की बात करूं, तो ऐसे काफी सारे विचार थे जिन्होंने यूरोप को पूर्णतः घेर कर रख लिया था और जो सुगबुगाहट दे रहे थे किसकी? द्वितीय विश्व युद्ध की। यानी अभी तक भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं आ पाई थी कि दुनिया के अंदर स्थिरता आ सके। तो यानी काफी सारे ऐसे कारण थे जिनसे अब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो पूर्णतः होने वाला था। इस पूरे के पूरे भाग के अंदर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी शुरुआत हमें 1939 से 1945 तक, 1945 तक जो है वो देखने को मिलती थी। और द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जो कुछ देशों के लिए तो बड़ा फायदेमंद निकला। वैसे अगर देखा जाए दुनिया के अंदर तो हमें देखने को मिलता है इससे बड़ी जान माल की हानि कभी भी दुनिया ने पूर्णतः नहीं देखी थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध तो सिर्फ एक ट्रेलर था, द्वितीय विश्व युद्ध तो पूरी की पूरी पिक्चर थी जिसने दुनिया को बदल के रख दिया था। चलिए, तो चर्चा करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे पहले कारण की तरफ। पहला कारण है साहब वर्साई की संधि। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझा। हमने यहां पर देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो वो है वो हुआ था धुरी राष्ट्र और साथ साथ में मित्र राष्ट्रों के बीच में। धुरी राष्ट्र का जो सर्वे सर्वा था वो था जर्मनी। और हमें देखने को मिलता है कि इस पूरी की पूरी युद्ध के अंदर जो सबसे बड़ी हार हुई थी वो किसकी हुई थी साहब? जर्मनी की हुई थी। किसकी हार हुई थी साहब? जर्मनी की हुई थी। जर्मनी की हार के बाद अब हमें स्थिति देखने को मिलती है जब दुनिया के, विश्व के जो विजेता लीडर थे, मित्र देश के जो लीडर थे, उन्होंने एक संधि करी जिस संधि को हम जानते हैं वर्साई की संधि। और ये जो वर्साई की संधि थी वो जर्मनी के लिए अपने आप में एक अपमानजनक संधि थी। अपमानजनक संधि थी। इस वजह से हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वर्साई की संधि एक बड़ा प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, राष्ट्रसंघ की असफलता। हमें यहां पर देखने को मिलता है कि यूएस के प्रेसिडेंट विल्सन, क्या नाम था साहब? विल्सन। विल्सन जो है एक बड़े स्तर के ऊपर कोशिश ये करते हैं, प्रयत्न ऐसे करते हैं कि साहब एक राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाए, पर वो राष्ट्र संघ अपने आप में बड़ा कमजोर था। 55 सदस्य जो है वो बनाता है, विश्व की स्थितियों का जायजा लेने की कोशिश करता है, पर अभी तक भी वो स्थिरता नहीं आ पाई थी। यानी राष्ट्र संघ की असफलता थी। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की बात की जा रही थी वो अभी तक पूर्णतः विफल था। राष्ट्र संघ उन कदमों को वहां तक नहीं ले जा सका था। दूसरा कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का। तीसरी बात हमें देखने को मिलती है निशस्त्रीकरण की असफलता। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इतने बड़े स्तर पर हमें जान माल की हानि देखने को मिलती है। 1 करोड़ 30 लाख सैनिक जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और अब लगता है कि दुनिया के अंदर निशस्त्रीकरण की बात जो है वो आएगी कि साहब अब शस्त्र को छोड़कर लोग वापस से विकास की बातें करने लगेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अभी तक भी
यूरोप के वे देश जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पराजय झेली थी, अब भी वो बदले की भावना से पूर्णतः ग्रसित थे। उनके मन में अभी तक भी वो बदले की जो चिंगारी थी, वो जल रही थी। साथ-साथ में हम देखिए कि साहब तुष्टीकरण की नीति, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साहब तुष्टीकरण राजनीति का अपने आप में सबसे नकारात्मक पक्ष है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द्वितीय विश्व का एक बड़ा कारण बनता है तुष्टीकरण की नीति। नेक्स्ट कारण की बात करूं तो अधिनायकवाद का उदय। अधिनायकवाद का उदय यानी अब एक ऐसा कल्ट बन रहा था, अब एक ऐसी संस्कृति बन रही थी जिसमें लोगों को ये लगा था कि साहब एक अधिनायक आएगा और हमारे जीवन को, हमारे देश को पूर्णतः बदलते लेकर आ चल जाएगा। यानी कि ये जो अधिनायक थे वो अपने आप में लेकर आ रहे थे उग्र राष्ट्रवाद की झलक। अधिनायकवाद में जैसे एग्जांपल दूंगा मैं हिटलर का, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं मुसोलिनी का, जिन्होंने पूरी तरीके से अब एक बदले की भावना से राष्ट्र को, अपनी राजनीति को पूर्णतः सेकने के लिए विश्व को पूर्णतः खतरे में डाल दिया था। नेक्स्ट है साहब हमारा उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। वही बात जो पिछले वाले युद्ध के अंदर हमने देखी थी, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर देखी थी कि उग्र राष्ट्रवाद ने किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर नुकसान दिया था। और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद जो था वो ऐसी बीमारी थी जो अभी तक भी यूरोप को पूर्णतः नहीं झेल रही थी और वो द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है आर्थिक संकट। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध की बात अगर मैं करूं तो 1914 से लेकर और 1918 तक। 1918 के बाद हमें देखने को मिलती है जो इनके प्रभाव पड़े उससे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो रही थी। कहां औद्योगिक क्रांति से यूरोप जो था वो फल रहा फूल रहा था, लेकिन उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध ने औद्योगिक क्रांति को पूर्णतः खत्म करके रख दिया था और आर्थिक स्तर पर बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति आ रही थी। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि जो ब्रिटेन था उसकी स्थिति कमजोर, फ्रांस जो था उसकी स्थिति कमजोर, और जब इतने बड़े देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो उसका प्रभाव पूर्णतः दुनिया के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इतनी स्थिति हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे न कैसे करके अमेरिका जो था वो धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका जो है वो धीरे धीरे ताकत हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमें स्थिति देखने को मिलती है कि विश्व स्तर के ऊपर एक आर्थिक मंदी आ जाती है, बड़े स्तर पर एक विश्व की महामंदी आ जाती है, और उस महामंदी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि साहब कृषि की जो मांग थी वो पूर्णतः खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अमेरिका अब वापस से अपने लोन जो इनको दिए थे, यूरोप के काफी सारे देशों को दिए थे, वो लेने की बात करता है, तो हमें देखने को मिलती है महामंदी ने पूरी की पूरी यूरोप को झेल रखा था, जो कि एक आर्थिक संकट ला देता है और जो कि कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अमेरिका की उदासीनता, कि साहब अमेरिका की उदासीनता से भी हमें देखने को मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्णतः माहौल बनने वाला था। और लास्ट में अपन देखेंगे तात्कालिक कारण कि ऐसी कौन सी चिंगारियां थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध जैसी आग की लपटों को इतना ज्यादा बढ़ाया। तो एक एक कारण देखते हैं, बढ़िया तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है हमारा वर्साई की संधि, एक ऐसी अपमानजनक संधि जिसने जर्मन लोगों के अंदर अभी भी अपने बदले की जो भावना थी उसको पूर्णतः जगा रखा था। देखते हैं वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर पराजित राष्ट्रों को अलग अलग संधियां की गई। जर्मनी से वर्साई की संधि की गई जो उसके लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक थी। जर्मनी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, अतः हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने वर्साई की संधि की शर्तों का उल्लंघन करना कर दिया और अपना शस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। 1938 के अंदर ऑस्ट्रिया पर भी पूर्णतः यहाँ पर अधिकार कर लिया, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जिसने निशस्त्रीकरण की बात करी थी वर्साई की संधि के अंदर, अब हिटलर के नेतृत्व के अंदर जर्मनी अपने आप को वापस से ताकत बनाने की कोशिश कर रहा था। खुद की सुरक्षा से कोई भी समझौता वहां नहीं करने वाला था। अब खुद की सुरक्षा कर रहे हैं, वापस से शस्त्रीकरण का दौर बढ़ रहा है, तो देशों को परेशानी होगी और द्वितीय विश्व युद्ध का एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। दूसरा, राष्ट्रसंघ की असफलता। राष्ट्रसंघ की स्थापना विभिन्न देशों के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात की थी और उनके बीच में एक संतुलन स्थापित करने की बात की गई थी, परंतु इसके अंदर भी वो सफल नहीं हो सका, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि अभी तक भी यूरोप के अंदर राजनीतिक स्थिरता जो है वो नहीं आई थी। राजनीतिक स्थिरता जो है वो नहीं आई थी, और अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तो स्थिति अपने आप में पूर्णतः दयनीय हमें देखने को मिलेगी। स्वयं इसका जन्मदाता अमेरिका भी इसका सदस्य जो है वो पूर्णतः नहीं बना। राष्ट्र संघ केवल मित्र राष्ट्रों का एक संघ बनकर रह गया जिसका उद्देश्य था मात्र शांति संधियों की शर्तों का पूर्णतः पालन करना। कि राष्ट्र संघ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक विचारधारा से बना, अमेरिका भी इसका पूर्णतः हमें देखने को मिलता है कि सदस्य नहीं रहा। और जो मित्र राष्ट्र थे, अपन ने देखा था सबके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस प्रकार दो गुटों के अंदर दुनिया बट गई थी। जो मित्र राष्ट्र थे उनका एक, उन सारे के सारे देशों का एक सहयोगी संगठन बन के पूर्णतः रह गया, और उसका भी मुख्य ध्येय था कि जो
पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान जो पूर्णतः संधियां करी गई उसको जो है पूर्णतः पालन करवाना। नेक्स्ट, निशस्त्रीकरण की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों से पराजित का जो निशस्त्रीकरण कर दिया था, परंतु अपना शस्त्रीकरण यहां पर जारी रखा। परिणाम स्वरूप सभी राष्ट्र जो है वो एक दूसरे को भय संदेह की दृष्टि से पूर्णतः देखते गए। अब स्थिति क्या हुई कि साहब जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया है, इतने बड़ा संकट हमने देखा, इतने बड़े जान माल की हानि देखी, ऐसी युद्ध देखा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था, पर फिर भी अब भी यूरोप के काफी सारे ऐसे दो देश जो थे वो जो निशस्त्रीकरण की आड़ में भी खुद का शस्त्रीकरण कर रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से। अब खुद का शस्त्रीकरण करेंगे तो दूसरे आसपास के देशों को लगेगा कि साहब ये अपना शस्त्रीकरण क्यों कर रहे हैं, इनको किससे लड़ना है, तो एक भय का, एक असंतुष्टि का जो माहौल है वो पूर्णतः आपस में बढ़ेगा। हिटलर ने जर्मनी का शस्त्रीकरण करना प्रारंभ किया, फलस्वरूप अन्य राष्ट्रों ने भी अपना तेजी से शस्त्रीकरण करना प्रारंभ किया, जिसकी परिणति हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिली कि साहब हिटलर ने जर्मनी को ताकतवर बनाने के लिए अपना शस्त्रीकरण चालू किया, लेकिन जो जर्मनी के दुश्मन थे या उनको जर्मनी को एक भय की दृष्टि से देखते थे, उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा उनके दिमाग में संशय आया कि अगर अगर जर्मनी पूर्णतः वापस से ताकतवर बन गया तो स्थिति अपने आप में खतरनाक हो जाएगी। अब पढ़ेंगे साहब हम नेक्स्ट कारण की तरफ, और इस सारे के सारे कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है तुष्टीकरण की नीति। मैंने आपको बताया कि चाहे राजनीति हो या समाज हो, जहां पर भी तुष्टीकरण आ जाता है उससे पूर्णतः हमें एक नकारात्मक माहौल देखने को मिलता है। तुष्टीकरण की नीति के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन ने रूस के बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकने और अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसका जन्मदाता ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था साहब चैम्बरलेन। अब ब्रिटेन को यह बात समझ में आ गई कि साहब पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अगर वर्चस्व स्थापित करना है तो सिर्फ एक ही धुरी जो है वो रहनी चाहिए, एक ही गुट जो है वो रहना चाहिए। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा था कि रूस धीरे धीरे अपने आप को एक साम्यवादी सरकार के तौर पर संगठित कर चुका था। रूस जैसे जैसे साम्यवादी बढ़ रहा था उसके विकास भी पूर्णतः वहां पर बढ़ रहा था, लोगों का मनोबल उस देश के लिए पूर्णतः बढ़ता जा रहा था। इस वजह से ब्रिटेन भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। ब्रिटेन ने हिटलर और म्यूसोलिनी का निशस्त्रीकरण व साम्राज्यवादी नीति को पूर्णतः अनदेखा कर दिया। अगर ब्रिटेन चाहता तो हिटलर और म्यूसोलिनी, इटली और साथ साथ में जर्मनी, दोनों को वहीं पर ही रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसने पूर्णतः यहाँ पर अपने आप को अनदेखा किया क्योंकि वो इस तुष्टीकरण की नीति को पूर्णतः बढ़ाना चाहता था। जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार कर लिया गया तथा चेकोस्लोवाकिया का विभाजन कर दिया गया, परंतु ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की कि साहब यूरोप के अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और आप यूरोप को अपना गुरु, अपने आप को यूरोप की एक बड़ी ताकत मानते हो, फिर भी हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन ने ऐसे बड़ी घटनाओं के ऊपर भी अपना कोई रवैया नहीं रखा, अपना कोई रवैया स्पष्ट नहीं किया। तो यानी स्थिति अपने आप में बड़ी खतरनाक होती जा रही थी। अब यहां पर आप इसको और आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करो। अगर ब्रिटेन चाहता तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे नाजीवादी या फासीवाद की जो विचारधारा थी उसको पूर्णतः वहीं रोक सकता था, लेकिन उसको डर था रूस का। वो चाहता था साहब कि क्यों ना मैं इनको मोहरों की तरह इस्तेमाल करूं। लेकिन आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी, भस्मासुर को भगवान शिव जो है वो पूरी तरीके से एक ताकत देते हैं और फिर स्थिति अपने आप में उल्टी हो जाती है। उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि ब्रिटेन जो अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित करना चाहता था, रूस को कमजोर करना चाहता था, हिटलर और मुसोलिनी को मोहरों की तरह इस्तेमाल करना करना चाहता था, पर हिटलर और मुसोलिनी जो है वो उसके बन गए भस्मासुर। पांचवा, अधिनायकवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित राष्ट्र जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंदर प्रजातंत्र को सफलता यहां पर नहीं मिल पाई। हमने यहां पर देखा था कि यहां पर जो एक तंत्रात्मक व्यवस्था थी वो पूर्णतः खत्म हो जाती है और अब गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाती है, यानी प्रजातंत्र ने यहां पर जगह ले ली थी। लेकिन प्रजातंत्र जो है यहाँ पर पूर्णतः चल ही नहीं पा रहा था। आप एक बार इमेजिन करो क्योंकि लोग जो थे वो अभी तक भी पराजय का जो दर्द था उसको इतने बड़े स्तर पर झेल रहे थे कि उनके मन में बदले की भावना थी और वो ये जानते थे कि साहब प्रजातंत्र से तो हम किसी भी हालत में अपना बदला जो है वो नहीं ले सकते। जो हमने पराजय प्राप्त करी है वो अभी तक भी हमारे लिए कितनी अपमानजनक है और प्रजातंत्र उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन राष्ट्रों के अंदर अधिनायकवादी शक्तियों का पूर्णतः यहाँ पर एक उदय देखने को मिलता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जर्मनी के अंदर हिटलर का। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने नाजीवाद, म्यूसोलिनी के नेतृत्व में इटली फासीवाद और रूस के अंदर साम्यवाद तथा जापान के अंदर सैनिकवाद का पूर्णतः यहाँ पर एक उदय हुआ। अब यहाँ पर आप एक बहुत शानदार तरीके से एक माइंड मैप के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करो। देखो, आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इससे जो पराजय हुई, जिन भी देशों की यहाँ पर पराजय हुई,
इन पराजय के साथ हमें देखने को मिलते हैं काफी सारे विचार जुड़ गए। उन विचारों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि नाजीवाद, जैसे कि फांसीवाद, जैसे कि जापान के अंदर सैन्यवाद, या फिर अगर मैं इंपॉर्टेंट तौर पे रूस के अंदर कहूंगा तो साम्यवाद। इन विचारों ने बड़े स्तर पर जो है अपने प्रचार प्रसार करे और लोग जो थे इन विचारों की गिरफ्त में आ गए थे। और जैसे ही लोग गिरफ्त में आ जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि साहब हमारा तो सिर्फ एक ही नेता है। जैसे जर्मन लोगों ने हिटलर को अपना नेता मान लिया, भले उनकी स्थिति कितनी दयनीय हुई, लेकिन शुरुआत में तो उन्होंने इस अधिनायकवाद की जो विचारधारा थी उसको पूर्णतः अपना लिया। इन्होंने वर्साई की संधि का उल्लंघन कर रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण किया तथा इनके विरुद्ध जो है वो मित्र राष्ट्र जो है वो एक साथ पूर्णतः एक हो गए। यानी अब वापस से देश जो है वो पूर्णतः दो गुटों के अंदर बंटने वाले थे। अब इस स्थिति को और क्लियर करने की समझने की कोशिश करो। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किस प्रकार हमें देखने को मिल रहे थे कि दो गुट बन चुके थे, एक तो धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। उनका कारण क्या था? काफी सारे कारण देखे, पर जो तात्कालिक कारण था वो एक राजकुमार का मर्डर था। लेकिन स्थिति यहां पर क्या बनी कि अब धीरे धीरे देशों को ये समझ में आ चुका था कि उग्र राष्ट्रवाद जो है, नेताओं को ऐसे समझ में आ गया था कि उग्र राष्ट्रवाद जगाने से हम हमारी सत्ता को काबिज कर सके, इन विचारधारों को बढ़ा सकते हैं। और स्थिति ये हुई कि इन तीनों ने, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, या फिर अगर हम बात करेंगे जर्मनी हो, इन्होंने अपनी धुरियों का पूर्णतः यहाँ पर निर्माण कर लिया था। और अब वापस से देश दुनिया जो थी वो दो गुटों के अंदर बंटने वाली थी। नेक्स्ट कारण होगा साहब हमारा उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। पिछले वाले पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करता हूं। जैसे जैसे अधिनायकवाद बढ़ रहा था तो उन्होंने अपने विचारधारों को लोगों पर थोपने की कोशिश करी, और लोग भी उन विचारों से पूर्णतः सहमत होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पराजय का जो एक बदले की भावना थी वो बड़ी कचोट रही थी। इस वजह से देखने को मिल रहा हूं कि अधिनायकवाद से ही जुड़ता हुआ अब उग्र राष्ट्रवाद वापस से यूरोप के अंदर बढ़ता गया। पेरिस शांति समझौते के पश्चात पराजित राष्ट्र अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे तथा अपने खोए हुए प्रदेशों को यहां पर पुनः प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अपना शस्त्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप वो वहां पर एक तनाव की वृद्धि पूर्णतः बढ़ गई। क्योंकि वर्साई की संधि के अंदर अपने आप में निशस्त्रीकरण की यहां पर बात की गई थी, पर अब देश अपना शस्त्रीकरण कर रहे थे, और शस्त्रीकरण करेंगे तो संशय और भय का माहौल आपस में देशों में पूर्णतः बनेगा। नेक्स्ट है साहब आर्थिक संकट। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना और एक माइंड मैप के माध्यम से शानदार तरीके से आपको समझाता हूं। देखो भाई, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो स्थिति क्या हुई थी? सब स्थिति ये हुई थी कि पूरी की पूरी यूरोप के अंदर, स्पेसिफिकली अगर मैं यूरोप की बात करता हूं, तो वहां पर आर्थिक स्थिति अपने आप में बड़ी दयनीय हो गई थी, है ना? क्लियर है यहां तक बात? आर्थिक स्थिति अपने आप में कमजोर होती है, ब्रिटेन कमजोर हो जाता है, फ्रांस कमजोर हो जाता है, और इस ब्रिटेन और फ्रांस की जगह कौन ले लेता है साहब? अमेरिका ले लेता है। यानी कि अमेरिका अपने आप में एक आर्थिक शक्ति के तौर पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अमेरिका अपने आप में एक आर्थिक शक्ति के तौर पर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब स्थिति क्या हुई भैया? अमेरिका जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और दूसरे देशों की भी पूर्णतः मदद कर रहा था। अब अमेरिका जो है वो यूरोप के अन्य देशों की ऋण के माध्यम से पूर्णतः मदद करता जाता है। अब स्थिति थोड़ी सी अलग होने लगी। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर कृषि की जो मांग थी वो पूर्णतः कम होने लगी। अब क्या हुआ कि साहब समझो कि एक किसान जो है वो गेहूं बेचकर अगर 100 रुपए कमाता था, तो अब गेहूं के जब रेट कम हो जाएंगे तो 50 रुपए कमाने लगा। अब स्थिति ये हुई कि उसने और ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर, अब उसको लगा कि साहब मुझे अपने 50 रुपए को पूरा करना है, तो मैं और ज्यादा गेहूं उगाता हूं जिससे मैं उस पूरे के पूरे गेहूं को 100 रुपए में बेच सकूं। इतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ गई कि अपने आप में डिमांड कम हो गई। भाई साहब, इतनी सप्लाई बढ़ गई कि गेहूं की, या मैं कहूंगा साहब कृषि की जो मांग थी वो अपने आप में कम हो गई, और कृषि की मांग हुई तो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी जो है वो पूर्णतः आने लगी। इतने ही स्थिति में हमने देखने को मिलता है कि अमेरिका ने जिन देशों को लोन दे रखा था उन देशों से लोन वो वापस लेने लगा, और अब आगे वो लोन देना बंद कर दिया। तो उससे जो ऋण चक्र था वो पूर्णतः टूट गया। ऋण चक्र टूट गया तो अमेरिका के बैंक जो थे वो अपने आप में धाराशायी हो गए, और जैसे ही अमेरिका के बैंक धाराशायी होने लगते हैं, अमेरिका कमजोर होने लगता है आर्थिक दृष्टि से। हमें देखने को मिलता है कि विश्व के अंदर पहली बार इतने बड़े स्तर की मंदी आ रही थी, जिसको हम क्या कहेंगे? महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। चलिए आर्थिक संकट को समझने की कोशिश करते हैं। 1930 के अंदर संपूर्ण विश्व के अंदर एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। सभी देशों ने अपने आयातों पर एक भारी कर जो है वो लगा दिया था। इस कारण हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था वो पूर्णतः कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि भाई राष्ट्रवाद बढ़ रहा था तो वो चाहते थे सब हम तो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें और आयात कम करें, और अगर हम आयात कर रहे हैं तो उसके ऊपर कर लगाएं। यानी दूसरे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर करके ही
हम अपने देश को पूर्णतः बढ़ा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, जापान आदि देशों ने अपना तैयार माल बेचने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए साम्राज्यवादी नीति पूर्णतः अपनाई। अब अगर मैं बात करता हूं फ्रांस, अगर मैं बात करता हूं इंग्लैंड, अगर मैं बात करता हूं स्पेन या पुर्तगाल, वो अपने आप में मध्यकालीन समय से ही साम्राज्यवाद नीति को पूर्णतः पनपा रहे थे। लेकिन अब ये जो देश थे, जैसे कि समझ लो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान, ये भी अपना जो तैयार माल था उसको बेचने के लिए उपनिवेशों को तैयार कर रहे थे और ये साम्राज्यवादी नीति को पूर्णतः बढ़ा रहे थे, क्योंकि अगर साम्राज्यवादी नीति नहीं होगी तो वो किसी भी स्थिति में अपना तैयार माल जो है वो बेच नहीं पाएंगे, और तैयार माल बेच नहीं पाएंगे तो आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं हो पाएगी। और इसी प्रतिस्पर्धा के अंदर हमें देखने को मिलता है द्वितीय विश्व युद्ध को पूर्णतः यहाँ पर जन्म दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध पूर्णतः यहाँ पर जन्म दिया गया। नेक्स्ट है साहब अमेरिका की उदासीनता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पृथक्करण की नीति को अपनाया। यदि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य बनता तो वह दूरी राष्ट्रों पर अंकुश लगा सकता था, परंतु ऐसा पूर्णतः नहीं हुआ। हमें देखने को मिलता है साहब कि राष्ट्र संघ का निर्माण तो खुद अमेरिका का कॉन्सेप्ट था, और राष्ट्र संघ की सदस्यता से अमेरिका ही अपने आप में पूर्णतः दूर कर देता है। अब अमेरिका एक ऐसा देश था जो राष्ट्र, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों के बीच में एक कनेक्टर के तौर पर काम कर सकता था, मध्यस्थता कर सकता था। पर क्योंकि अमेरिका ही राष्ट्र संघ से पूर्णतः हट गया तो मध्यस्थता की भूमिका निभाना तो अपने आप में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो अपने आप में हुआ। पर ये सारे के सारे कारण हुए, इसका सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि इन सभी कारणों के साथ में कोई ऐसा तात्कालिक कारण जरूर होगा, यानी कोई ऐसी चिंगारी जरूर होगी जिसने इतनी ज्यादा बड़ी आग को जो है वो जन्म दिया। तो हम तात्कालिक कारण समझने की कोशिश करते हैं। आप याद करो पिछला वाला पार्ट, पिछले वाले पार्ट में जब मैंने प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बता रहा था तो मैंने बताया था ऑस्ट्रिया के राजकुमार का मर्डर, वो तात्कालिक कारण था, वो चिंगारी थी। उसी तरीके से अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता हूं तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि इसका जो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था वो था जर्मनी के अंदर पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह की मांग की। पोलैंड ने उसकी मांग को पूर्णतः ठुकरा दिया। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो पूर्णतः प्रारंभ हो गया। यानी आप स्थिति देखो, दोनों के अंदर कंपैरिजन देखो, समय जो है वो कैसे गोल गोल घूमता है। जैसे हमने देखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके अंदर ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में परेशानी होती है, इस बार परेशानी जर्मनी और पोलैंड के बीच में हुई थी, और अब दोनों का सहयोग करने के लिए बड़े बड़े देश जो है वो पूर्णतः आ गए थे। वैसे ही पोलैंड का सहयोग करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस भी अपने आप को इस युद्ध के अंदर झोंक देते। ये हमें देखने को मिलते हैं साहब कि पोलैंड के एक बंदरगाह ना देने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध ने पूर्णतः इतने बड़े स्तर के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। पर इस द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप कैसा था, क्योंकि अगर आप स्वरूप को नहीं समझोगे तो आप उसके परिणामों की तरफ नहीं जा पाओगे। इसलिए हम समझने की कोशिश करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का स्वरूप। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर मैं बात करता हूं तो सब युद्ध के दौरान एक पक्ष दूरी राष्ट्रों का, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली, रोमानिया, हंगरी और बुल्गारिया थे, और दूसरा पक्ष था मित्र राष्ट्रों का, जिसके अंदर हमें ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पोलैंड देखने को मिल रहे थे। अब यहां पर क्या आप एक बात नोटिस कर रहे हो, पिछली बार हमने देखा था कि धुरी राष्ट्र के अंदर कुछ ही देश थे, जैसे कि तुर्की हो गया, जैसे कि जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगेरी हंगरी हो गया। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि धुरी राष्ट्र के अंदर, आज मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिल रहा है कि धुरी राष्ट्र के अंदर भी ताकतवर देश है, जैसे कि जापान, जैसे कि इटली, जैसे कि जर्मनी। यानी धुरी राष्ट्र और इस बार मित्र राष्ट्रों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में एक अलग बैलेंस होने वाला है, और इस बार जान माल की हानि और युद्ध का स्तर जो है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। प्रारंभ में ही युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों को पूर्णतः यहां पर सफलता मिली। जापान ने अति उत्साह में 7 दिसंबर 1941 को जर्मनी के पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया। अब यहां पर आप एक स्थिति देखो, अभी तक भी दोनों बार यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ यही हुआ कि वो प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन पिछले युद्ध के अंदर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी ने अमेरिका के कुछ बड़े जहाजों को डुबा दिया और अमेरिका जो था वो पूर्णतः युद्ध से जुड़ गया। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि जापान ने अपने अति उत्साह के कारण पर्ल हार्बर के ऊपर एक अटैक कर दिया। जब पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया तो अब अमेरिका जो है वो पूर्णतः क्या कर देगा, अमेरिका जो है वो पूर्णतः प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध के अंदर जुड़ जाएगा। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सम्मिलित हो गया। इससे मित्र राष्ट्रों का पलड़ा वापस से भारी हो गया और परिणाम स्वरूप इटली और जर्मनी जो थे वो पूर्णतः पराजित हुए। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर परमाणु बम से हमला कर दिया, जो कि इस
इतिहास के अंदर अपने आप में एक ऐसा हमला था जो पूरी की पूरी दुनिया ने ना तो कभी देखा था, ना कभी सोचा था। आज के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर ये जो बम गिराए गए थे, जो एटॉमिक बम गिराए गए थे, उसके प्रभाव वहां की वनस्पति के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, वहां के जो जलवायु है उसके ऊपर पूर्णतः प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिलते हैं, जिसने इस द्वितीय विश्व युद्ध को पूर्णतः खत्म भी किया। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि एक इस तरफ हमारी पूरी की पूरी दुनिया को ले गया जहां कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इस आक्रमण ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और 14 अगस्त 1945 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई। यानी इन दो बड़े धमाकों से द्वितीय विश्व युद्ध तो पूर्णतः खत्म हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण भी किया, लेकिन दुनिया ने एक ऐसा पर्सपेक्टिव देखा कि भाई इतने बड़े स्तर के ऊपर जो है वो हमला किया जा सकता है, जिससे सिर्फ अभी पर ही नहीं, आने वाले जो समाज है, आने वाले जो काल है, उसके अंदर भी हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं स्वरूप के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की तरफ कि साहब द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ क्या। अब यहां पर इन टॉपिक्स के अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करूं। द्वितीय विश्व युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हुए। नकारात्मक परिणाम तो बिल्कुल जान माल की हानि, आर्थिक स्थिति दयनीय, राजनीतिक स्थिति के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिला। देश जो थे अपने आप में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, ये हमने देखा ही। लोगों के हमें देखने को मिलते हैं बड़े स्तर के ऊपर मृत्यु हुई, शहीद हुए काफी लोग। पर सकारात्मकता के तौर पे देखूं तो वे देश जो अपने आप में विकासशील देश बनने जा रहे थे, वे देश जिनके ऊपर अभी भी औपनिवेशिक ताकतों ने हमला कर रखा था, उन देशों को अब हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 1945 के बाद से ही जितने भी औपनिवेश थे वो आज अपना जब राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पहली बार उनको जो स्वतंत्रता मिली वो 1945 के बाद से ही मिली थी। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जितने भी अफ्रीका के, एशिया के देश हैं, वो सारी की सारी स्वतंत्रता की कहानियां अपनी 1945 के बाद से ही बताते हैं। ये देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, पहला परिणाम हमें देखने को मिलता है अपार जनधन की हानि। युद्ध के अंदर धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई। इस युद्ध के अंदर लगभग 5 करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए या मारे गए अथवा विकलांग हुए तथा 1 लाख करोड़ डॉलर का यहां पर व्यय हुआ। एक बार आप इमेजिन करो कि 5 करोड़ व्यक्ति तो पूर्णतः यहां पर प्रभावित हुए और 1 लाख करोड़ का वहां पर 1 लाख करोड़ डॉलर का यहां पर हमें देखने को मिलता है व्यय हुआ। अगर हम इस पूरे के पूरे पैसे को मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए, मानव कल्याण के लिए लगा देते तो क्या दुनिया आज जैसी हमें देखने को मिल रही वैसी दिखती? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं दिखती। बिल्कुल विकसित दुनिया देखने को मिलती। दुनिया का कोई भी देश जो है वो विकासशील या अविकसित होता ही नहीं। दूसरा परिणाम, परमाणु बम का प्रयोग। पहली बार इस युद्ध के अंदर परमाणु बम का प्रयोग किया गया और संपूर्ण विश्व ने मानवता की भयानक विनाश लीला को यहां पर देखा। ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहली बार ये जो परमाणु बम, हम परमाणु बम को बड़े आसानी से लेते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला परमाणु हमारे ऊपर डाल देगा, हम उसके ऊपर डालेंगे। आप इस बात से याद रखो कि मनुष्य, मानव कल्याण, मनुष्य यानी मानव कल्याण जो है उसके ऊपर कितना नकारात्मक प्रभाव यहां पर इन परमाणु बमों से पड़ा। विभिन्न राष्ट्रों ने परमाणु शक्ति पूर्णता यहां पर प्राप्त करने के प्रयास जो है वो कर दी। अब देशों को यह बात में लगा कि अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमारे पास भी शक्ति जो है वो पूर्णता होनी चाहिए। नेक्स्ट परिणाम की बात करें, क्षेत्रीय संगठनों का प्रादुर्भाव। विश्व के अंदर दो विचारधाराएं जैसे कि साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा जो थी उसके अंदर विश्व पूर्णता विभाजित हो गया। इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी देशों ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन यानी कि सेंटो को जो है वो पूर्णतः गठन कर दिया। यानी कि अब जो पूरी तरीके से विश्व के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो पुरानी ताकतें थी, चाहे वो फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, उनका तो पतन हो गया, जर्मनी का तो पतन हो गया, लेकिन अब दो नई ताकतें पूर्णतः बन चुकी थी। एक थी साहब साम्यवादी ताकत रूस और दूसरी थी साहब पूंजीवादी ताकत जिसका सर्वे सर्वा था अमेरिका। वही साम्यवादी गुट ने जो है वो पूर्णतः यहां पर एक वॉर्सो पैक्ट का गठन किया। यानी अब हमें देखने को मिलेगा कि दो गुट पूर्णतः बन जाएंगे। माइंड मैप के माध्यम से समझ लो, एक तो साम्यवादी गुट और एक बन जाएगा आपका कौन सा, पूंजीवादी गुट। पूंजीवादी गुट। अच्छा ये देखो कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 के अंदर। 1945 के बाद अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बनाने की कोशिश की जाएगी, पर अभी भी विचारधारा जो थी उसकी लड़ाई थी, विचारधारा का यहां पर वर्चस्व की लड़ाई थी आपस में दो गुटों के बीच में। और इन दोनों गुटों के बीच में अब हमें अप्रत्यक्ष तौर पर लड़ाइयां देखने को मिलती है। और आपने जो अप्रत्यक्ष तौर की जो लड़ाइयां हैं, जब मैं प्रॉक्सी वॉर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं,
वो आपने जरूर सुना होगा, आपने कभी ना कभी सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा, एक शब्द इस्तेमाल होता है, शीत युद्ध। तो आपको लगता होगा सब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर सर्दियों में होने वाला, नहीं भैया। इन दोनों के बीच में जो अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष युद्ध होंगे, उन्हीं को ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। उन्हीं को ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के नाम से ही जानते हैं। क्लियर है यहां तक बात? आओ नेक्स्ट, दो महाशक्तियों का उदय। हमें देखने को मिलेगा कि सब संपूर्ण विश्व में रूस और अमेरिका के स्वरूप में दो महाशक्तियों का उदय होगा। एक साम्यवादी विचारधारा, तो दूसरा पूंजीवादी विचारधारा से पूर्णतः प्रेरित था। यानी दोनों के बीच में हमें एक अप्रत्यक्ष युद्ध देखने को मिलेगा। शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आलोचना, दुष्प्रचार आदि का दौर चलता रहेगा और इनको शीत युद्ध की पूर्णतः संज्ञा दी जाती है। इसके प्रमुख जो हैं वो हैं सब रूस और अमेरिका बन गए। 1991 के अंदर रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध की यहां पर हमें पूर्णतः समाप्ति देखने को मिलती है। शीत युद्ध की समाप्ति देखने को मिलती है। साम्राज्यवादी ताकतों का पूर्णतः कमजोर होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम जो आदि साम्राज्यवादी ताकतें थी वो पूर्णतः कमजोर हो गए। साम्राज्यवादी ताकतें जो है अब वो कमजोर होती जा रही थी और उसी के साथ हमें देखने को मिल रहा था कि अब नए नए राष्ट्र जो थे वो पूर्णतः स्वतंत्र होते जा रहे थे। यानी हमें ये स्थिति देखने को मिल रही थी कि 1945 के बाद जब ये युद्ध पूर्णतः खत्म हुआ, तो वे ताकत जो 1945 से पहले बड़ी ताकत हुआ करती थी, जैसे यूरोप में ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, ये अपने आप में बड़ी ताकत हुआ करती थी। अब ये धीरे धीरे अपने आप में कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि ये कमजोर हो चुकी थी तो इनके जो उपनिवेश थे वहां पर बड़े आंदोलन पहले से ही चल रहे थे और उन आंदोलनों की वजह से, इनके कमजोर होने की वजह से अब नए राष्ट्रों का उदय जो है हमें पूर्णतः देखने को मिल रहा था। विश्व युद्ध के बाद कई ऐसी एशियाई और अफ्रीकी देश जो थे उनको स्वतंत्रता पूर्णतः मिल गई थी। भारत, चीन, फिलीपींस और अफ्रीका के 17 देश जो थे वो पूर्णतः यहाँ पर स्वतंत्र हो गए थे। स्थिति हमें देखने को मिली कि 17 के आसपास ऐसे देश थे जो पूर्णतः यहाँ पर स्वतंत्र हो गए थे, जो कि इन औपनिवेशिक ताकत के जो शोषण चल रहा था, जो चंगुल था, उससे पूर्णतः निकल गए थे। तो एक सकारात्मक कारण की तरफ मैं अगर चर्चा कर रहा था, परिणाम के बारे में चर्चा कर रहा था, वो ये थे। नेक्स्ट है सब अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश लीला के बाद सभी देशों ने अपने आंख खोल दी तथा उन्हें यह भी अनुभव किया कि परस्पर सहयोग, विश्वास और मित्रता के बिना जो है वो शांति स्थापित नहीं की जा सकती। उनको ये बात समझ में आ गई कि जो इससे पहले राष्ट्र संघ बना था वो अपने आप में पूरी तरीके से विफल हुआ। यानी हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की पूर्णतः जरूरत है, एक ऐसे संगठन की पूर्णतः जरूरत है जो आपस में राज्यों को, देशों को पूर्णतः बिठाकर और जो भी विवाद है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो देश है ये अपने आप में पूरी तरीके से संप्रभु है, इनके ऊपर कोई ताकत नहीं है। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उन देशों के ऊपर ताकत करने के लिए, उन देशों के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, उनको सही राह पर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। अब जो राष्ट्र संघ नहीं कर सका था, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। हमने देखा था कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ बना था, पर ये पूर्णतः विफल हो गया था। ये पूर्णतः विफल हो गया था और ये सिर्फ और सिर्फ मित्र देशों का, ये सिर्फ और सिर्फ मित्र देशों का एक संगठन जो है वो पूर्णतः बनकर रह गया था। यहां तक कि अमेरिका जो था वो भी यहां पर पूर्णतः इनके साथ नहीं था। अब हमें देखने को मिल रहा है कि इस संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई और ये जो पूरा का पूरा संगठन था, इसकी ये जिम्मेदारी थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश इसके पूर्णतः सदस्य हैं उनका विकास हो सके, शांति हो सके, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो है उसके अंदर बढ़िया बदलाव आ सके, सकारात्मक बदलाव आ सके और उसके लिए संगठन जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए स्थापित किया जाता है। विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की यहां पर पूर्णतः स्थापना कर दी जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलता है, सबसे बड़ा हमें परिणाम देखने को मिलता है इस पूरे के पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के तौर पर, वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और ये एक ऐसा संगठन बनने वाला था जो पूर्णतः दुनिया के अंदर संतुलन बनाए रखेगा, दुनिया के अंदर जो देश है उनको नियंत्रित करने के प्रयास करेगा और पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो विकसित एक देश है और जो विकासशील देश है उन सभी के बीच में एक मध्यस्थता का काम करेगा। यानी हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, यानी हम बात करेंगे साहब संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसे हम अंग्रेजी भाषा के अंदर यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर मैं बात करूं तो इसके चार्टर की रूपरेखा तैयार करने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन के अंदर 51 राष्ट्र जो है वो पूर्णतः भाग लेते हैं। अब इसके अंदर वे सभी राष्ट्र थे जो ये चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध जैसी स्थितियां ना आए।
साथ साथ में हमें देखने को मिलता है अब उन राष्ट्रों के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मोटिवेशन था कि हम भी इसके साथ जुड़े, क्योंकि वे जानते थे कि अगर राष्ट्र संघ ढंग से बन पाता, अगर अमेरिका जो है वो उसका सदस्य रहता और अन्य देश भी पूर्णतः उसके साथ जुड़ते, तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा भयानक खौफनाक मंजर जो है हमें नहीं देखने को मिलता। 26 जून 1945 को चार्टर स्वीकार कर इन सभी देश राष्ट्रों ने पूर्णतः यहाँ पर हस्ताक्षर की और ये जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना की गई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर वन लाइनर क्वेश्चन आए तो इसमें से पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो चार्टर बनाया गया है ये अपने आप में लोकतांत्रिक है। कैसे कि साहब संयुक्त राष्ट्र को बनाने के पीछे ऐसे नहीं किया गया कि साहब देश आपस में मिले और बना दिया। यहाँ पर पूर्णतः एक चार्टर बनाया गया कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या होंगे, क्या क्या कार्य इसके अंदर किए जाएंगे, किन किन चीजों के लिए प्रयत्न किया जाएगा, उनसे परिणाम क्या क्या होंगे, इन सभी को लेकर एक चार्टर बनाया गया। हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से किया गया तो लोगों का इसके अंदर पूर्णतः ज्यादा विश्वास था। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थापित किया गया, अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर जो है उसके मुख्यालय में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा को यहाँ पर मान्यता प्रदान करी और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बन गया महासचिव, या जिसे हम जनरल सेक्रेटरी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा जो है यहाँ पर पूर्णतः की जाती है। अब भाई ये जो जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये जो महासचिव होंगे, वो अपने आप में पूर्णतः इस संयुक्त राष्ट्र संगठन के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र की घटनाओं को पूर्णतः देखना। कोई भी राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संस्तुति के बाद महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदन करने पर इसका सदस्य जो है वो पूर्णतः बन सकता है। यानी बात ये रखी गई कि जो अन्य सदस्य है उनका भी यहाँ पर योगदान रहा कि अगर कोई भी सदस्य बनेगा तो उसका तरीका ये होगा कि साहब सुरक्षा परिषद की संस्तुति के ऊपर महासभा द्वारा 2/3 2/3 यहाँ पर हमें बहुमत से अनुमोदन देखना पड़ेगा और तब जाके वो राष्ट्र जो है इसका पूर्णतः सदस्य बन जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में। आप यहाँ पर कंपेयर करो राष्ट्र संघ के उद्देश्य से। राष्ट्र संघ के ये उद्देश्य थे कि जितनी भी बातें हैं, जितने भी विवाद हैं, उनको पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर एक ही मेज के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है उन सारे के सारे विवादों को निपटाना। संयुक्त राष्ट्र संघ भी यही पूर्णतः काम करेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में नहीं, इन सभी कार्यों को करने के लिए वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएगा, प्रशासनिक इकाइयां बनाएगा, वहां पर पोस्ट होगी महासचिव की, सारे के सारे देशों का निर्धारण किया जाएगा और हमें देखने को मिलता है इसके उद्देश्य जो है ये पूर्णतः क्लियर कर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, समानता एवं स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के मध्य संबंधों को विकसित करना तथा विवादों को यहाँ पर पूर्णतः हल करना, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मानव कल्याण से संबंधित समस्याओं के लिए विश्व स्तर पर सहयोग प्राप्त करना, साथ साथ में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो है वो केंद्रीय सहयोग संस्था के रूप में एक कार्य करना, जिससे अलग अलग जो संगठन है उनके बीच में मध्यस्थता की जाए, उनके सुचारू रूप से कार्य हो सके। अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। हमने राष्ट्र संघ के अंग की अगर बात करी थी तो वहां पर हमने तीन अंग देखे थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अब प्रशासनिक तौर पर देखा जाए या मैं कहूंगा अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग अंग बनाए गए। जैसे कि एक बनाया गया साहब महासभा, दूसरा बनाया गया सुरक्षा परिषद जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, एक इकोसॉक जिसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और साथ साथ में सचिवालय। अब ये सारे के सारे जो अंग हैं वो अपने आप में संयुक्त राष्ट्र संघ को ताकत देने के लिए और सभी सदस्यों का यहाँ पर उनकी बातें रखी जाएं, उनके लिए जो अलग अलग उनके इश्यूज हैं, जो अलग अलग उनके मुद्दे हैं, उनको पूर्णतः निपटारा किया जाए। ये अंग जो है वो बड़े प्रभावी स्तर पर काम करें। यहाँ पर पहले के बारे में बात करते हैं महासभा के बारे में। यह संगठन की प्रमुख व्यवस्थापिका है और यह सभी सदस्य राष्ट्र इसका भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु मतदान करने के अधिकार केवल एक ही प्रतिनिधि को यहाँ पर पूर्णतः होता है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो 5 भेज सकते हैं, लेकिन अगर मतदान करने की बात की जाए तो एक प्रतिनिधित्व को यहाँ पे मतदान के तौर पर देखने को मिलता है। महासभा का कार्य संचालन हेतु अध्यक्ष व 7 उपाध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होते हैं, जिनका निर्वाचन प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के अंदर 1 वर्ष के लिए पूर्णतः किया जाता है। एक बढ़िया बात यहाँ पर करी कि सब इसके अंदर ऐसी तारीखों को निर्धारित किया गया जिससे सुचारू रूप से सारे के सारे प्रशासनिक और जितने भी ऑफिशियल काम है वो बढ़िया तौर पर चल सके। ध्यान रखने वाली बात। साथ में देखने को मिलता है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, विभिन्न राष्ट्रों की सदस्यता, निष्कासन आदि के निर्णय के 2/3 बहुमत के आधार पर महासभा द्वारा यहाँ पर पूर्णतः किया जाता है। महासभा द्वारा इसको पूर्णतः किया जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं सुरक्षा परिषद की।
अगर हम भारत की दृष्टि से देखें तो आज के तौर पर भारत ये कहता है कि सुरक्षा परिषद परिषद को, सिक्योरिटी काउंसिल को और लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिससे जो अन्य देश हैं वो भी इसका पूर्णतः पार्ट बन सके, क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है वो अपने आप में काफी सारे ऐसे प्रस्तावों को रोक देता है, क्योंकि इनके पास जो देश है उनके पास वीटो पावर होती है। चलिए चर्चा करते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। यह कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। अब इन पांचों सदस्यों की अगर मैं बात करता हूं तो इन सबके पास वीटो पावर है। अगर सारे के सारे देश भी चाहें कि प्रस्ताव आ जाए और उनमें से एक भी नाराज हो जाता है, तो हमें देखने को मिलता है साहब वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रस्ताव को आगे वो नहीं बढ़ने देगा। स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार होता है। किसी भी विषय पर एक स्थायी सदस्य जो है वो असहमति होने पर निर्णय पारित नहीं होता। वीटो के दौरान स्थायी सदस्य जो है वो उपस्थिति होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब स्थिति हमें देखने को मिलती है भारत इसके लिए बदलाव की मांग कर रहा है कि साहब भारत भी अपने आप में ताकतवर हो चुका है, अन्य देशों को भी सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद का पूर्णतः पार्ट होना चाहिए, इसका अंग बनना चाहिए, जिससे वो भी अपनी बात रख सके और ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद जो है वो अपने आप में लोकतांत्रिक तरीकों से काम कर सके। भारत कई सारे ऐसे प्रस्ताव जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लाना चाहता है, चाहे वो टेररिज्म से जुड़े हुए मुद्दे हो, लेकिन चाइना उसके ऊपर जो है वो हमेशा वीटो कर देता है। तो भारत इसके लिए पूर्णतः प्रयासरत है कि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनना चाहिए, और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम जरूर जल्द ही सिक्योरिटी काउंसिल का यानी सुरक्षा परिषद का पार्ट बनेंगे। 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जिनका चुनाव जो है सदस्य राष्ट्रों में 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद महासचिव की संस्तुति करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जजों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है जजों की नियुक्ति करता है। इसकी नियमित बैठक मास में 2 बार होती है। सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रयासशील है, पूर्णतः काम करता है। अब इससे इसके तीसरे अंक की बात करते हैं, जो कि सोशल यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक मुद्दों को पूर्णतः संभालेगा। आर्थिक व सामाजिक परिषद विभिन्न राष्ट्रों के अंदर शांति, सद्भाव और मैत्रीपूर्ण व्यापार के लिए इस परिषद की स्थापना की गई है। इसकी बैठक 2 बार होती है वर्ष में। इसके साथ इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुनाव एक बार एक परिषद के माध्यम से ही यहाँ पर पूर्णतः चुनाव किया जाता है। इसकी सदस्यों की संख्या जो है वो 54 है तथा प्रतिवर्ष इसकी 1/3 सदस्यों का चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका कार्य विश्व के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, साथ साथ में शैक्षणिक, सांस्कृतिक रूप से कमजोर राष्ट्रों का विकास करना इसका मुख्य ध्येय हमें देखने को मिलता है। इन कार्यों को संपादित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ और यूनेस्को जैसी समितियों का गठन यहाँ पर पूर्णतः किया जाता है, जो इन कार्यों को संपादित करती हैं और वो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण इकाइयों के तौर पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है संरक्षण परिषद। इस परिषद का प्रमुख कार्य जो है वो अविकसित, पिछड़े तथा पराधीन राष्ट्रों को स्वायत्त शासन योग्य बनाना है, कि साहब उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो देश जो है अपनी प्रशासनिक तौर पर अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाए। इसमें स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलता है कि अविकसित, पिछड़े और पराधीन राष्ट्रों को स्वायत्तता बनाने की कोशिश की जाती है। परिषद बड़े राष्ट्रों को धरोहर के रूप में इन राष्ट्रों को सौंपती है तथा अपने संरक्षण तब तक रखती है जब तक कि वे विकास की मुख्य धारा में नहीं आते। कैमरून, टोगोलैंड, घाना आदि ऐसे प्रकार के संरक्षित प्रदेश हैं जब बाद में इन्होंने स्वतंत्रता जो है पूर्णतः यहाँ पर प्राप्त करी, पूर्णतः यहाँ पर प्राप्त करी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमने जब राष्ट्र संघ की अगर हम बात कर रहे थे तब भी हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करी, पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो पूर्णतः स्थापित किया जाएगा या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, वो अपने आप में और ज्यादा ताकतवर होगा और वैश्विक स्तर पर अगर मैं कानून के माध्यम से कहूं कि न्यायालय के माध्यम से सबसे बड़ी इकाई के तौर पर देखूं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूर्णतः। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए 1946 में हॉलैंड की राजधानी हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यहाँ पर पूर्णतः स्थापना यहाँ पर की गई थी। इस न्यायालय में सुरक्षा परिषद एवं महासभा की अनुशंसा पर 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है, जिनमें से 1/3 न्यायाधीश जो है वो 3 वर्ष से सेवानिवृत्त होकर तथा उनके स्थान पर नए न्यायाधीशों का यहाँ पर पूर्णतः चयन किया जाता है। यानी 9 वर्षों के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। 9 वर्षों का समय इस वजह से क्योंकि स्थिरता के तौर पर कानूनी स्थिरता वहां पर बनी रहे, और हमें देखने को मिलता है कि भारत के भी काफी सारे ऐसे न्यायाधीश जो थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पूर्णतः पार्ट रहे। किसी भी विषय पर निर्णय के लिए 9 न्यायाधीश की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना हमें देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट अंक की बात करें वो है सचिवालय, तो अगर प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो सचिवालय सबसे महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय जो है वो सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट कहलाता है।
ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। ये सभी कार्यों को संपादित करने का कार्य करता है और इसका प्रमुख जो है वो प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूएनओ का जो महासचिव होता है वो अपने आप में कितना ताकतवर व्यक्ति होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। महासचिव संघ के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। महासभा के वार्षिक अधिवेशन सचिवालय के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो पूर्णतः प्रस्तुत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान संकट, यूनान, साथ साथ में हिंद एशिया, फिलिस्तीन समस्याओं आदि का सफलतापूर्वक जो है हमें हल निकाला है और भारत में भी समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना सहयोग प्रदान किया है। लेकिन भारत जितना सहयोग प्रदान कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें उन्होंने अच्छे प्रयत्न किए हैं, पर काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जब वो भी अभी तक समस्या को पूर्णतः निदान नहीं पा पाए। हम देखते हैं कि भारत जो है वो काफी सारे ऐसे प्रस्ताव लाता है जो विश्व कल्याण के लिए जरूरी है, जो टेररिज्म को यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो जाती हैं कि भारत उन प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाता, चाहे वो चीन द्वारा वीटो किया गया हो या फिर कुछ अन्य कारण हो। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है और हम बिल्कुल इस बात को देखते हैं कि हम विश्व पटल के ऊपर ये आवाज जरूर उठाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का जो उसका सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें भारत का पूर्णतः योगदान है और उसको एक भारत को एक उसके पार्ट के तौर पर जरूर बनना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर करते रहिए। ये सारी की सारी हमें जो जितने भी चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं उन सभी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इस बात का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना और तैयारी करते रहना। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू।